और अब बात ठंड की, तो बक्सर जिले में बीते 10 दिनों से लोग शीतलहर और ठंड से बेहद परेशान हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी लोग सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध रामरेखा घाट पर ठंड के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। भगवान राम की शिक्षा स्थली बक्सर और हम खड़े हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर, जो लगातार ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। बावजूद इसके बक्सर के रामरेखा घाट पर कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो लगातार प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो आए हैं गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और पहुंचते हैं। इनसे बात करते हैं कि क्यों आते हैं। ये बताइए कि इतनी ठंड के बावजूद भी आप लोग कैसे पहुंचते हैं? हम लोग विश्वामित्र नगरी का है, बक्सर का रहने वाले निवासी है। हम लोग गंगा जी स्नान डेली करते हैं। कितनों ठंड पड़े, कितनों गर्मी पड़े, 12 महीना गंगा जी नहाना है। हम लोग श्रद्धा से गंगा जी स्नान करते हैं। अब विश्वामित्र जी का नगरी है, तपोभूमि है, राम जन्म भूमि का, विश्वामित्र जी का गुरु स्थल है, इसीलिए हम लोग गंगा जी से बहुत प्रेम है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं। आप ये बताइए, आप गंगा स्नान किए हैं, ठंड के बावजूद भी आप आते हैं। देखिए, ठंड कितना भी हो, मन में श्रद्धा है कि गंगा स्नान करूंगा तो मैं करूंगा, ठीक ना। ठंडा से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कितना भी लहरी हो। ये धार्मिक जगह है। जी हाँ, रामरेखा घाट मशहूर घाट है, रामरेखा घाट। इसलिए यहाँ पर सब लोग आते हैं श्रद्धालु नहाने के लिए, सब यहीं पर स्नान करते हैं। कितनी श्रद्धा है लोगों के बीच में इस घाट को लेकर के? इतनी ठंड और शीतलहर के बावजूद भी आप लोग लगातार आते हैं। बहुत लोग हैं, स्नान करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ, ठीक ना। बाकी जिसका आता है स्नान करने की इच्छा है, स्नान करते हैं और जाते हैं। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि बक्सर धर्म की नगरी और प्रभु राम की शिक्षा स्थली है और रामरेखा घाट से प्रभु राम की याद जुड़ी हुई है। भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की भी स्थापना की है और लोग गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करके घर जाते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज़ 18 पर पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने कहा कि ये बजट हर सेक्टर के लिए विकास वाला बजट है। वित्त मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। It's been a tough year. You've presented this budget in the backdrop of a once-in-a-century pandemic, and also with a highly aggressive neighbor, external aggression from China. What were you really thinking about when you were framing this budget? One thing was clear. If I had more resources to give, I would have given it to the people as much as we can. But we hadn't that kind of a comfort. We didn't have it then, we don't have it yet. We soon can hope to have it. And also the fact that even during the pandemic, the small amounts that we gave to some people only, not to very many, were partly also kept aside, and I don't blame anybody for it. Kept aside, saved for probably rainy days, because the uncertainty is such. So the question of giving money to people so that immediately demand push will happen, and through that people will be expected to spend, also had a question with it, saying will they spend or will they keep it aside for rainy days. Also, spending will result in immediate demand increases, no doubt, possibly if they spend, but will it be a meaningful trigger for a virtuous cycle to be triggered off? Unless that spending happens in those sectors where the multiplier will work, there's no point in spending in areas which the multipliers are, where the multipliers are weak. That is why we have taken this route of qualitative expenditure, capex through infrastructure building, capex for health, so that you bring in such infrastructure and such facility for health, and there take an approach of holistic health, and then look at agriculture. And that is why we have gone through this route. So that is one side of the story, and the other, I certainly didn't want to fund this whole operation through taxation. By increasing tax, getting the money and then spending is not something which any of us even put on the table for consideration. So that is why
I have made provision for large borrowings with the tax buoyancy kept at a very conservative level, and with disinvestment, asset monetization and improved GST collection, I hope we'll be looking at better ways of handling our finances. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।